इमेजिन करो, सुबह के 3 बज रहे हैं। एक सुनसान रोड, एक लड़की जो खून से पूरी तरह लथपथ है। वो चल नहीं पा रही, वो सड़क पर रेंग रही है। उसके पेट से इंटेस्टाइन्स बाहर निकल चुकी हैं और उसका गला इस कदर कटा हुआ है कि उसे अपना सर अपने ही हाथों से पकड़ना पड़ रहा है ताकि वो नीचे ना गिर जाए। उस रोड से कुछ गाड़ियां गुजरती हैं। ड्राइवर्स उसे हेडलाइट में देखते हैं लेकिन कोई रुकता नहीं। सीन इतना खौफनाक था कि लोगों को लगा ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई भूत है। लोग डर के मारे अपनी गाड़ियां भगा रहे थे। वो मदद के लिए हाथ उठा रही थी लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर एक कार रुकती है, उसमें से एक लड़का बाहर आता है और जब वो पास जाकर देखता है तो वो कोई भूत नहीं बल्कि एक लड़की थी जिसका नाम एलिसन बोथा था। और जब सच सामने आया, जब पुलिस और डॉक्टर ने देखा कि इस लड़की के साथ क्या हुआ था, तो पूरी दुनिया शॉक में चली गई। आज हम जानेंगे उस रात की पूरी कहानी कि कैसे वो लड़की उस रोड तक पहुंची और उसकी हालत ये कैसे हुई। एलिसन बोथा 27 साल की थी। साउथ अफ्रीका की एक सिटी पोर्ट एलिजाबेथ में वो रहती थी और अपने स्कूलों के दिनों से ही वो काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। वो अपने स्कूल में एक हेड गर्ल भी थी और उसके अंदर बचपन से ही एक लीडरशिप की क्वालिटी थी। एलिसन बोथा को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो आए दिन इधर उधर ट्रैवल करती रहती थी और हाल ही में उसने अपनी एक जॉब लगाई थी जिसमें वो इंश्योरेंस ब्रोकर का काम करती थी। एलिसन बोथा पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट थी और काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी। 17 दिसंबर 1994 एलिसन अपने दोस्तों के साथ बीच पर गई थी। उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और उसके बाद एलिसन के घर पर सारे दोस्त आ गए। फिर उन्होंने उसके घर पर एंजॉय किया, पिज़्ज़ा खाया, गेम्स खेले और काफ़ी ज़्यादा पार्टी करी। धीरे धीरे रात होती जा रही थी, सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे लेकिन एरिया थोड़ा अनसेफ था, जिसकी वजह से एलिसन ने पूछा कि जिसके पास कार नहीं है क्या मैं उसे ड्रॉप कर सकती हूँ। तो एक सिंपल सा गेस्चर और बहुत क्यूट सा गेस्चर जो कि एलिसन की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती और शायद सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन होने वाला था। एलिसन अपने दोस्तों को छोड़ने जाती है और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि जो उसकी कार पार्किंग का एरिया है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था। तो उसे ना चाहते हुए भी अपनी कार थोड़ा सा दूर अंधेरे में जाकर पार्क करनी पड़ती है और वो वहाँ कार पार्क करती है। तो उसकी ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर उसका पर्स रखा था, तो वो उठाने के लिए उस साइड झुकती है और जैसे ही वो उतरने के लिए होती है उतने में उसकी कार का गेट खुलता है। एक लड़का आता है और उसकी गर्दन पर एक नाइफ रखता है जो कि एक लेटर ओपनर टाइप का नाइफ होता है जो बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा पहना होता है। वो उसकी गर्दन पर वो नाइफ रखकर बोलता है, मूव ओवर और आई विल किल यू। मुझे केवल तुम्हारी कार बोरो करनी है, मैं थोड़ी देर में इस कार को छोड़ दूंगा और तुम्हें भी छोड़ दूंगा। अब ऐसी हालत में हम लोगों के पास कोई और चारा नहीं होगा, हमें सोचने का टाइम नहीं मिलता। तो एलिसन ने भी वही किया जो उस लड़के ने बोला। वो ड्राइवर सीट से उठकर दूसरी वाली सीट पर बैठ गई और जो लड़का था वो ड्राइवर सीट पर बैठ चुका था। अब उस लड़के ने सबसे पहले अपार्टमेंट में से उसकी कार निकाली और वो दूसरी साइड चलने लगा। एलिसन को अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, वो क्या करे, वो मदद मांगे या शांति से बैठी रहे। लेकिन अगर वो मदद मांगती भी तो अभी सुबह के 3 बज रहे थे, उसकी कोई भी मदद करने वाला नहीं था, सारी रोड सुनसान हो रखी थी। तो इसलिए उसने सोचा मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ, हो सकता है ये मुझे छोड़ दे। धीरे धीरे उसने उससे बात करना स्टार्ट करी तो उस लड़के ने अपना नाम क्लिंटन बताया। उसने बोला कि मुझे केवल तुम्हारी गाड़ी 1 घंटे के लिए चाहिए, अगर वो चुपचाप बैठी रहेगी और कोऑपरेट करेगी तो वो 1 घंटे में उसकी गाड़ी के साथ उसे भी छोड़ देगा। तो एलिसन को कहीं ना कहीं उस पर भरोसा हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं चुपचाप बैठी रहूँगी तो हो सकता है ये सच में मुझे छोड़ दे। धीरे धीरे गाड़ी आगे चलती गई और वो एक जगह पर जाकर रुकती है, एक सुनसान सी जगह, लेकिन एलिसन को उतारने के लिए नहीं बल्कि एक इंसान को बिठाने के लिए जो आकर सीधे पीछे बैठता है। अब एलिसन इस चीज़ को देखकर समझ चुकी थी कि ये लोग उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले। अब उसकी घबराहट थोड़ी बढ़ती गई लेकिन उसने अभी भी यही सोचा कि मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ, हो सकता है ये अभी भी मुझे छोड़ दे। एलिसन ने जब रियर व्यू मिरर से उस आदमी को पीछे बैठा हुआ देखा तो उसने देखा कि वो प्योर एविल जैसी वाइब दे रहा था। उसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। उसे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, इसलिए वो चुपचाप बैठी रही और उनकी बातें सुनती रही और उनकी बातें मानती रही। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती रही और उन लोगों ने एक शहर के बाहर बहुत ज़्यादा सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। क्लिंटन और उसका दोस्त उतरते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं और एलिसन को भी अब कार से उतारते हैं। क्लिंटन आकर एलिसन से पूछता है कि मैं तुम्हारा रेप करने वाला हूँ, क्या तुम मेरे से लड़ोगी। मतलब सीरियसली उस लड़के की मेंटेलिटी देखिए कि अगर किसी के साथ वो कुछ कर रहा है तो वो बहुत काम तरीके से पहले पूछ रहा है, जिस वजह से उसको और ज़्यादा डर लग रहा था कि कोई भी अगर
बहुत ज़्यादा वायलेंस वाला इंसान होगा तो वो सीधे करेगा, वो पूछेगा नहीं। तो इस वजह से एलिसन को और ज़्यादा डर लग रहा था, बट उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो सोच रही थी अगर मैं मना करूँगी तब भी ये ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ करेंगे और मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, और हो सकता है उसके बाद ये मुझे मार भी सकते हैं। इसलिए मैं इनके साथ कोऑपरेट करती हूँ और इनको हाँ बोल देती हूँ और इनसे बोलती हूँ कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे बाद में तो मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगी। तो उसने ऐसा ही किया और एलिसन ने क्लिंटन से बोला, अगर तुम ये सब करने के बाद मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं लड़ूंगी। क्लिंटन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और उसने उसको धक्का दिया और ज़मीन पर गिरा दिया और वो उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करना स्टार्ट करता है। वो बहुत ज़्यादा ब्रूटली तरीके से उसके साथ रेप करता है, उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है और उसके बाद वो अपने दोस्त को भी बोलता है कि अब तू कर। वो करता है और उसके बाद दोबारा क्लिंटन करता है। वो बारी बारी से 3 से 4 बार उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं और एलिसन के साथ बहुत गंदी तरीके से रेप हो रहा था, तो इसलिए वो बेहोश हो रही थी, बार बार होश में आ रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी। कुछ देर बाद उन दोनों को लगा कि अब ये विक्टिम है और हमारा चेहरा इसने देख लिया है, तो हो सकता है अब ये हमारे ऊपर केस करे और हमें पुलिस पकड़ ले। एलिसन इस टाइम तक बेहोश थी और जैसे ही उन दोनों ने बात करी कि हमें इसे मार देना चाहिए वरना ये हमारे लिए दिक्कत का आगे विषय बन सकती है या हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर सकती है, तो क्लिंटन के साथ वाले दोस्त ने डायरेक्ट उसका गला दबाना स्टार्ट कर दिया। एलिसन का उसने बहुत देर तक गला दबाया और धीरे धीरे एलिसन की सांसें बंद होती जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगा कि शायद हो सकता है ये अभी भी जिंदा बच जाए। तो क्लिंटन के साथ वाले दोस्त ने एक चाकू निकाला और सीधे उसके पेट पर वार करने लगा। उसने करीब 36 से 37 बार उसके पेट पर वार किया और उसका पूरा पेट फाड़ दिया था। उसके बाद भी उसको लगा कि अभी भी ये कहीं ना कहीं जिंदा बच सकती है और वो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, इसलिए उसने उसके प्राइवेट पार्ट्स पे वार किया। उसने करीब 36 से 37 बार उसके प्राइवेट पार्ट को भी हार्म किया और बहुत गंदी तरीके से इंजरीज दी। उसके बाद भी उन्हें चैन नहीं पड़ा और उनको लगा कि अभी भी ये शायद हो सकता है जिंदा है और आगे चल के हमारे लिए दिक्कत बन सकती है। उसने चाकू उठाया और उसके सीधे गले पे वार किया और उसने उसका थायराइड कैटिलेज काट दिया, और जिसके बाद उन्हें थोड़ी बहुत संतुष्टि हुई कि अब ये मर चुकी होगी, अब ये कुछ नहीं कर सकती। वो लोग उठते हैं, आपस में बात करते हैं। इस बार वो अपने रियल नाम के साथ बात करते हैं एक दूसरे से और वो सीधे जाकर हंसते हुए उसे मरा हुआ छोड़कर उसकी कार उठाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। एलिसन बोता वहाँ पूरी तरीके से नेक्ड पड़ी हुई थी, उसके कपड़े वहीं रखे हुए थे, उसके पेट से उसकी इंटेस्टाइन्स बाहर आ रही थी, उसके जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो बाहर लटक रहे थे और वो वहाँ अकेले पड़ी हुई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान कैसे ज़िंदा बच सकता है। बट कुछ टाइम बाद एलिसन को होश आता है, वो अपने आप को देखती है, वो अपने आप को देखकर महसूस करना चाह रही थी। वो हाथ लगाती है तो उसके जो पार्ट्स थे जो बाहर गिरे हुए थे वो उन्हें देखती है, बट इसके बाद भी उसकी हिम्मत नहीं टूटी और वो अभी भी होश में थी, वो अभी भी ज़िंदा थी। उसने सोचा कि इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ है और अभी भी मेरी सांसें चल रही हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई उसे ढूंढ ही लेगा। तो इसलिए वो एक कोई ना कोई सबूत छोड़ कर जाती है कि जिसने उसके साथ ये सब किया है वो आखिर है कौन। तो उसने वहाँ पर पड़ी हुई मिट्टी पर अपने हाथ चलाना स्टार्ट किए और वहाँ पे 2 चीज़ें लिखी। सबसे पहले तो एक गुड बाय का मैसेज देते हुए आई लव यू मॉम लिखा। उसके बाद उसने उन दोनों के नाम सुन लिए थे जब वो आपस में बात कर रहे थे अपने रियल नाम से, तो बेहोशी की हालत में भी उन दोनों का उसने रियल नाम सुन लिया था। तो उसने वो लिखना स्टार्ट किया और उन दोनों का रियल नाम था फ्रांस और थ्वेंस। लिखने के बाद काफ़ी देर तक उसकी सांसें चलती रही। अब वो सोच रही थी कि उसके पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो वो यहाँ पे लेटी रहे और अपने मरने का इंतज़ार करे, या तो फिर वो किसी की हेल्प मांगे, कैसे भी करके उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाए तो हो सकती है वो ज़िंदा बच जाए। जैसे ही उसने ये सोचा उसको सामने से हेडलाइट्स जाती हुई दिखी। वो समझ चुकी थी कि पास में ही एक हाईवे है जहाँ पे उसको मदद के लिए कोई इंसान मिल सकता है जो उसे हॉस्पिटल पहुँचा सकता है। और उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ रहूँगी तो कैसे भी करके मेरी मदद नहीं हो सकती और मैं मर जाऊँगी। उसने हिम्मत करके अपने आसपास देखा तो वो लोग उसके कपड़े वहीं छोड़ कर गए थे। तो उसने अपनी शर्ट उठाई और अपने जो भी पेट से बाहर निकल रहे हुए ऑर्गन्स थे उसको समेटा और अपने हाथ से अपना जो भी सर था, क्योंकि उसका सर पूरी तरीके से कट चुका था, उसने अपना सर पकड़ा जो कि केवल एक थ्रेड के टाइप के स्किन से या मांस से जुड़ा हुआ था, वरना उसका सर पूरा पीछे की साइड गिर रहा था, उसका पूरा सर लटक रहा था। उसने अपना हाथ से सर पकड़ा और उसको अपनी गर्दन से जोड़ा जिससे कि वो पीछे ना गिर जाए, और रेंगते रेंगते वो उस हाईवे की साइड गई। जैसे ही वो उस हाईवे की साइड गई, वो जाते ही उस हाईवे पर गिर गई, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑब्वियसली इतनी जान नहीं थी कि वो अपने हाथ से किसी से हेल्प मांगे और हाथ फैलाकर उससे बोले कि उसकी मदद कर दो।
वो जाकर गिर गई। उसने सोचा कि कोई ना कोई ऐसा इंसान तो होगा जो आकर मुझे देखेगा और मेरे को हॉस्पिटल पहुंचा देगा। वो वहाँ जाकर सीधे गिरी। उसके आसपास से लोग निकल रहे थे, हेडलाइट से उसे देख भी रहे थे, लेकिन जैसे ही उसके पास आते थे, गाड़ी स्लो करते थे, जैसे ही उसे देखते थे उन लोगों को डर लगने लगता, क्योंकि इतनी बुरी हालत उसकी बॉडी की हो रखी थी। तो हर कोई वहाँ से भाग जा रहा था। बहुत स्लो आके एक गाड़ी रुकती और एकदम से तेज करके वो भाग जाते थे। उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लगता था। धीरे धीरे थोड़ा टाइम बीतता गया। एक गाड़ी आई, वो आकर रुकी और उसने उतरकर देखा भी। उस लड़के का नाम टेयान था, जो कि एक बैथ स्टूडेंट था। वो जाकर सीधे एलिसन को देखता है। वो उससे बिल्कुल नहीं घबराया। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। उसने एम्बुलेंस को कॉल किया और टेयान इतना होशियार था कि वो उससे बात करता रहा जिससे कि वो बेहोश न हो जाए। लेकिन उस दिन पता नहीं एक अलग ही सीन था। जो रास्ता 15 मिनट का था, उस रास्ते को भी 45 मिनट लग गए एम्बुलेंस को कवर करते हुए। जैसे तैसे एलिसन हॉस्पिटल तक पहुंची। डॉक्टर्स ने उसकी बॉडी देखकर भी सीधे सीधे टेयान से ये बोल दिया था कि इसके बचने के चांसेस बिल्कुल लो हैं और ये मुश्किल ही बच पाए। बट उसकी पल्सेस बहुत धीरे धीरे चल रही थी, सांसें चल रही थी, इसलिए डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी और उसका ऑपरेशन स्टार्ट किया। धीरे धीरे डॉक्टर्स को भी जानकर हैरानी हुई कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी से रिकवर कर रही थी। उसके ऑर्गन जितने भी गंदे हो रखे थे, क्योंकि वो ऑब्वियसली रेंग कर चल रही थी, तो मिट्टी और कंकड़ घुस चुके थे उसके ऑर्गन्स में। डॉक्टर्स ने सारे धोकर साफ किए और अपनी सारी जगह जो भी थी वहाँ पर लगा दिए। उसकी जो गर्दन थी उसको भी स्टिच किया, उसको भी टाँके लगाए गए और वो जितनी जल्दी रिकवर कर रही थी, सब लोग देखकर हैरान रह गए। लेकिन अभी वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। जैसे ही इस केस के बारे में आसपास में न्यूज़ फैलती है, सबसे पहले डिटेक्टिव्स आते हैं, पुलिस वाले आते हैं। वो जाकर उससे पूछते हैं। वो अभी बोल नहीं पा रही थी, इसलिए वो लिखकर उन लोगों को उसका नाम बताती है कि उसके साथ ये सब किसने किया है। तो वो ऑब्वियसली उन लोगों का नाम बताती है लिखकर कि उसके साथ ये सब फ्रांस और थ्यून्स ने किया है। अब पुलिस जब अपने रिकॉर्ड्स में चेक करती है तो उनको पता चलता है कि ये दोनों पहले भी काफ़ी सारे रेप्स कर चुके हैं और अभी अभी कुछ टाइम पहले जेल से निकले थे। फ्रांस के पापा एक पुलिस ऑफिसर थे और थ्यून्स एक 19 साल का लड़का था, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब घर से था। वो मतलब फ्रांस से बिल्कुल अपोजिट था। फ्रांस की एक बीवी भी थी, उसका एक बच्चा भी था और वो अपने आप को एक प्योर डेविल टाइप का इंसान मानता था, जो कि वो सच में था भी। उन दोनों के बारे में बहुत जल्दी पता चल गया था, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड, ऑब्वियसली वो क्रिमिनल्स थे। उन दोनों को पकड़ा गया। उन दोनों को पकड़ने के बाद एलिसन को बुलाया जाए, जिससे कि वो कंफर्मेशन दे कि हाँ ये दोनों वही हैं। उन दोनों ने अपना थोड़ा थोड़ा लुक चेंज कर लिया था। स्टिल एलिसन उन दोनों को पहचान गई थी। उसके बाद पुलिस ने उन दोनों से पूछताछ स्टार्ट की। पहले उन्हें लगा था कि ये मर्डर केस के बारे में बात कर रहे हैं, बट जैसे ही उन्हें पता चला कि एलिसन अभी जिंदा है, वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए। उसके बाद उन्होंने अपना जुर्म खुद ही कबूल कर दिया और उन्होंने एक रिंग निकाल कर दी जिस पर ब्लड लगा हुआ था और वो ऑब्वियसली एलिसन की थी। बोल दिया कि इसको एलिसन को दे देना। उन दोनों को कोर्ट में ले जाया गया। कोर्ट में जाकर उन दोनों ने एक अलग ही थ्योरी बना दी। उन दोनों का कहना था कि उसके अंदर एक शैतान है जो कि ये सब करवा रहा है और वो ये सब करना नहीं चाहते। उनको एक एग्जॉर्सिज्म की ज़रूरत है जो कि शैतान को बाहर निकाल सके। लेकिन जज क्रिस जॉनसन ने इन सारी बातों को बेबुनियाद बताया और कहा कि तुम जीते जागते शैतान हो, तुम्हारे अंदर चाहे शैतान की आत्मा हो या ना हो, तुमने क्राइम किया है और ऐसा क्राइम जो कि कोई सोच भी नहीं सकता है, इसलिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। और जज ने उन्हें एक लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जिसमें स्पेशली लिखा गया था कि उन्हें कभी भी पैरोल नहीं मिलेगी। और अगस्त 1995 में उनको जेल में डाल दिया गया और उम्र कैद की सज़ा हो गई और कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जुलाई 2023 में इन लोगों को पैरोल मिल चुकी थी, जबकि जज ने क्लियर लिखा हुआ था कि पैरोल इनको कभी नहीं मिलनी चाहिए। तो 90 दिनों के लिए इनको स्टार्टिंग में डे में बाहर जाने की शिफ्ट मिल गई थी और रात में वापस जेल में आना होता था, और 90 दिनों के बाद इन्हें फुल फ्रीडम मिल चुकी थी। इस बारे में एलिसन को खबर भी नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ये बात सामने आई तो पूरे साउथ अफ्रीका के लोगों में गुस्सा फूट चुका था। एलिसन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस वजह से अभी भी मुझे डर लग रहा है कि हो सकता है ये वापस आकर मेरे पे अटैक करने की कोशिश करें। लेकिन 4 फरवरी 2025 को इनकी पैरोल कैंसिल कर दी गई और कहा गया कि हमारी जो भी जनता है उनकी सेफ्टी से ऊपर कुछ भी नहीं है, और वापस से फ्रांस और थ्योन्स को जेल में डाल दिया गया। एलिसन ने केवल उन क्रिमिनल्स तक ही फाइट नहीं करी। सितंबर 2024 में एलिसन को एक दिमाग की कोई बीमारी हुई जिसमें उनकी ब्लीडिंग हुई काफ़ी सारी और वो कोमा में चली गई थी। बट जैसा कि हम जानते हैं कि एलिसन एक फ़ाइटर है, उन्होंने दोबारा से फ़ाइट की
और अक्टूबर 2024 में कोमा से बाहर आई और अभी भी वो उसके लिए रिकवरी की जंग लड़ रही हैं। बाकी जब एलिसन के ऊपर अटैक हुआ था, हॉस्पिटल गई थी, सर्जरी कराकर वापस डिस्चार्ज होकर घर आई थी, तो वो ऐसे चुप नहीं बैठी। उनको लगा कि अगर मैं ऐसे चुप बैठ जाऊंगी तो उन दोनों की वहाँ पे जीत होगी और शायद आगे भी चलकर ऐसे लोग आएंगे, ऐसी लड़कियों के साथ ये सब होगा और ये सब कभी नहीं रुकेगा। तो उन्होंने सोचा मैं एक स्टेप लेती हूँ और सबको मोटिवेट करूँगी कि मेरे साथ ये हुआ था, उसके बाद भी मैंने इतना सब कुछ किया और आज मैं ज़िंदा हूँ। तो उन्होंने अपनी एक बुक निकाली जिसका रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आया। उसके बाद वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। वो दुनिया भर में जाके अपनी स्टोरी बताती थी, उनके माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम पे वो बताती थी, उन्होंने कैसे टैकल किया, उन्होंने कैसे सारी सिचुएशन को हैंडल किया, ये सारी चीज़ बताई। आगे चलकर उनकी एक लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी जिसका नाम एलिसन रखा गया, जो कि अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और आगे चलकर उन्होंने पूरी दुनिया भर में अपना एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर काम किया। और ये बात यहाँ तक नहीं रुकी। जब उनके इंटरव्यूज़ चलते थे और ये बात फ्रांस तक पहुँची थी, तो फ्रांस का कहना ये था कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, एक इंटरव्यू दे सकता हूँ, लेकिन उसके बदले जितना भी पैसा मिलेगा, जितनी भी अर्निंग होगी 50-50 करनी होगी। क्योंकि अगर मैं ये एलिसन के साथ नहीं करता तो वो आज ये सारी चीज़ें नहीं कर रही होती, उसके पास इतना फेम नहीं होता, उसके पास उतना पैसा नहीं होता जितना वो कमा रही है। तो इसलिए मैं इंटरव्यू दे दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा कि हमारे मन में क्या था, लेकिन उसको हमें 50-50 करना पड़ेगा। जिसको लेकर उसकी टीम ने और एलिसन ने बिल्कुल डिक्लाइन कर दिया और उसका इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं लिया गया। एलिसन अब एक अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी रही है। अभी वो अपने जो कोमा में गई थी उनसे रिकवर कर रही हैं। बाकी इस केस को यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे केसेस से ये पता चलता है कि कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें हर चीज़ का डट कर सामना करना चाहिए। अगर हम हार जाएंगे तो हमारी विल पावर ख़त्म हो जाएगी और शायद हो सकता है हमारा रिज़ल्ट जो होना था उसके अपोजिट हो जाए। क्योंकि अगर एलिसन हार मान जाती तो उस टाइम वो वहीं दम तोड़ देती और कभी ना कभी किसी और को उसकी डेड बॉडी मिलती और फिर आगे जो अभी तक हुआ वो कभी नहीं होता। तो इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो अगर आपको एलिसन की हिम्मत बहुत ज़्यादा पसंद आई हो और मोटिवेट किया हो तो एक कमेंट ज़रूर उनके लिए कर जाना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले केस में।